12वीं करते ही रचना के माता पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। वैसे भी गांव में लड़कियों की जल्दी शादी कर दी जाती थी। कोई अच्छा घर परिवार मिले तो जल्दी इसके हाथ पीले कर दे। राम सिंह जी मन ही मन सोच रहे थे कि तभी उनके एक रिश्तेदार का फ़ोन आ गया। फ़ोन उठाते ही उसने कहा, आप रचना बिटिया के रिश्ते की बात कर रहे थे ना? मेरी नज़र में एक बहुत अच्छा लड़का है। लड़का भी पढ़ा लिखा है और खुद का बिजनेस है। लड़के के चाचा चाची को रचना बिटिया की फ़ोटो पसंद आ गई है। वो आप सबसे मिलना चाहते हैं। ये सुन राम सिंह जी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने कहा, तो देर किस बात की, आप कल ही उन्हें ले आइए। उधर लड़के के चाचा चाची सुमित को एक बार लड़की दिखाने के लिए कह रहे थे, पर सुमित अभी शादी के लिए तैयार नहीं था। सुमित के माता पिता नहीं थे। कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में चल बसे थे। चाचा चाची उसे कोई खास पसंद नहीं करते, केवल उसकी जायदाद हड़पना चाहते थे। उनके दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही थी कि गांव की कम पढ़ी लिखी लड़की आएगी तो वो हमारे काम में ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करेगी, उस गवार को हम अपने तरीके से नचाएंगे। ये सब सोचते हुए सुमित की चाची सुमित के सामने अपने इमोशनल नाटक शुरू करते हुए बोली, अरे बेटा, हम तो तेरा भला चाहते हैं। गांव की सीधी सादी लड़की आएगी तो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगी, पर हम लोग कौन से तुम्हारे माता पिता हैं जो तुम हमारी बात मानोगे। चाची की बात पर सुमित मना नहीं कर पाया और उनके साथ जाने के लिए हाँ कर दी। इधर गांव में खबर दे दी गई कि कल लड़के वाले आ रहे हैं, तो रचना के घर पर भी ज़ोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो गईं। दूसरे दिन सुमित और उसके चाचा चाची रचना के घर पहुंचे तो लड़की को देखते ही उन लोगों ने पसंद कर लिया और रिश्ता पक्का कर जल्द ही शादी का मुहूर्त भी निकलवा लिया। 15 दिन बाद की शादी तय कर दी गई। सब कुछ इतना जल्दी होते देख सुमित मन में थोड़ा शक पैदा हो रहा था कि अचानक से चाचा चाची को इतना प्यार क्यों उमड़ रहा है और शादी को लेकर कुछ ज़्यादा ही उतावले हो रहे हैं। कुछ तो दाल में काला ज़रूर है। देखते देखते 15 दिन निकल गए। शादी गांव में सादे तरीके से हो गई। रचना जो एक बार ससुराल आई तो ससुराल की होकर रह गई। माँ बाप ने भी कोई सुध नहीं ली। भाई भाभी तो अपने में ही मस्त रहते। इधर रचना को भी सुमित से इतना प्यार सम्मान मिल रहा था और अपनी पढ़ाई के चलते उसे भी ज़्यादा याद नहीं आती। लेकिन इधर सुमित के चाचा चाची के दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। सुमित के ऑफिस जाने के बाद चाची ने रचना को परेशान करना शुरू कर दिया। तो जब भी पढ़ने बैठती तो उसे कोई ना कोई काम के बहाने से उठा देती। पूरे दिन भर उसको काम में लगाए रखती, जिसके कारण रचना पढ़ ही नहीं पाती और शाम को थकी हारी सो जाती। एक दिन सुमित ने रचना से पूछा कि तुम ठीक तो हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, पढ़ते हुए भी नहीं दिखती हो। तो रचना ने उसे सब कुछ बता दिया कि आपके ऑफिस जाने के बाद चाची मैड से काम नहीं कराती, मुझसे काम कराती हैं। ये सुन सुमित को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुमने बताया क्यों नहीं? अभी तक चलो, अपनी पैकिंग करो, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। तो फिर कहाँ जाएंगे? रचना ने सवाल किया। तो सुमित ने कहा, ऑफिस के पास हमारा एक और बंगला है, हम वहाँ रहेंगे। अगले दिन सुबह ही सुमित ने किसी से कुछ नहीं कहा और रचना को लेकर वहाँ से चला गया। चाचा चाची बस तिल मिलाकर रह गए। अब वो दोनों वहाँ अच्छे से रहने लगे, लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सुमित को ऑफिस में काम करते हुए अचानक सर में दर्द होने लगा और खांसी के साथ ब्लड आ गया। ये देख सुमित घबरा गया। ये क्या हो गया मुझे? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। संजय सुमित का बहुत अच्छा दोस्त था जो उसी के साथ ऑफिस में काम करता था। उसने सुमित की ऐसी हालत देखी तो बोला, क्या हुआ सुमित, तबीयत ठीक नहीं है क्या? चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। तो सुमित ने कहा, कुछ नहीं हुआ, शायद काम का प्रेशर ज़्यादा हो गया है, नींद भी पूरी नहीं हुई, आराम करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। पर ऐसे कैसे, तुझे ब्लड आ रहा है, संजय ने कहा। तो सुमित बोला, नहीं मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो, यहाँ किसी को मत आने देना, मैं आराम करूँगा। ठीक है, तुम आराम करो, मैं आता हूँ, कहकर संजय वहाँ से चला गया। कुछ ही दिन हुए कि सुमित को अपने शरीर में बहुत कमजोरी लगने लगी।
कभी कभी नाक मुंह में खून आने लगता। उसने सोचा डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, बात शायद कुछ और है। वह अपने दोस्त संजय को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद कहा कि सुमित ने इलाज में देर कर दी। साफ साफ बताइए डॉक्टर साहब, क्या हुआ है? मुझे टेंशन हो रही है, सुमित ने घबरा कर कहा। तो डॉक्टर बोला, दरअसल बात यह है, आपको ब्लड कैंसर हुआ है और वो भी लास्ट स्टेज पर है। ये सुनकर तो सुमित हैरान हो गया। उसे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि वो क्या कहे। तभी संजय ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? कुछ भी मत बोलिए, एक बार फिर से रिपोर्ट चेक करें। आपको शायद कुछ गलतफहमी हुई है। नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। इनके पास बस कुछ दिन हैं, ये आराम करें और अपना ध्यान रखें। डॉक्टर, हम यहाँ से बाहर कहीं और दिखा सकते हैं जहाँ इसका बेहतर इलाज हो सके। आजकल कोई बीमारी इतनी बड़ी नहीं है जिसका कोई इलाज ना हो। हम विदेश में दिखा सकते हैं, संजय ने घबराकर कहा। तो डॉक्टर ने कहा, बिल्कुल इलाज है, पर ये शुरुआत में होता तो भी संभव हो सकता था। पर आई एम सॉरी, ये उनकी पूरी बॉडी में फैल चुका है। आप कहीं भी ट्रीटमेंट लें, इसका इलाज यही है जो आपको मैं बता रहा हूँ। और सब ईश्वर की मर्जी है, हम तो अपना काम कर रहे हैं। दवा दुआ दोनों लगती है। मैं दवा दे रहा हूँ, आप दुआ कीजिए कि ये जल्दी ठीक हो जाए। मैंने इनके सामने सारी बातें इसलिए बताई हैं क्योंकि सुमित जी का मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। गॉड ब्लेस यू सुमित, हिम्मत रखिए। दुनिया में चमत्कार भी बहुत होते हैं, बस ये ट्रीटमेंट आज से शुरू करें। सुमित का तो सिर घूम रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। संजय हिम्मत कर उसे ऑफिस ले गया क्योंकि अभी घर जाने की स्थिति में नहीं था। ऑफिस में संजय ने उसे केबिन में बिठाया, पानी पिलाया। सुमित, सब ठीक हो जाएगा। आज के समय में हर बीमारी का इलाज है। तुम भी ठीक हो जाओगे, टेंशन मत लो। इतना सुनते ही सुमित संजय के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। क्यों संजय, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा जो भगवान मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? पहले मेरे माता पिता को छीन लिया और अब ये बीमारी। मेरी उम्र ही क्या है? अभी 25 साल ही का तो हुआ हूँ। अभी देखा ही क्या है मैंने। सुमित बस रोए जा रहा था। संजय भी क्या कहे, सही तो कह रहा था सुमित। अभी उसने देखा ही क्या था अपनी ज़िंदगी में। संजय, मुझे कुछ हो गया तो रचना का क्या होगा? वो तो अभी बच्ची है, उसकी भी तो ज़िंदगी अभी शुरू हुई है। सब खत्म हो जाएगा। बताओ संजय, क्या करूं मैं? मुझे अभी और जीना है। मम्मी पापा के जाने के बाद रचना के साथ हंसना बोलना शुरू किया था। ज़िंदगी कुछ अच्छी लगने लगी थी। बहुत देर तक सुमित रोता रहा। अब संजय ने उसे दवाई खिलाई जिसके असर से उसे कुछ देर में सुमित को नींद आ गई। संजय बहुत चिंतित था, उसे भी चैन नहीं आ रहा था। करीब 2 घंटे बाद सोकर उठा सुमित। अब काफ़ी गंभीर और शांत था। उसने अपने मन में कुछ फैसला लिया जो उसे पूरा करना था। अब सुमित और संजय घर के लिए निकल गए। सुमित जब घर पहुंचा तो रचना को देखकर उसकी आंखों में नमी आने लगी, परंतु उसने आंसू बहने से रोक लिए। वह अपनी बीमारी के बारे में रचना को अभी नहीं बताना चाहता था। जितने दिन छुपा कर रख सकूं रखता हूं, वरना वो अभी से दुखी हो जाएगी। वो सोच ही रहा था कि रचना की नज़र सुमित पर पड़ी। अरे आप आ गए, वहाँ क्यों खड़े हैं? जल्दी आ जाइए, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना खाते हैं। आप ही का इंतज़ार कर रही थी। रचना की आवाज़ से सुमित जैसे होश में आया। वो उसके सामने दुखी नहीं होना चाहता था। मुस्कुराते हुए बोला, हाँ चलो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम खाना लगाओ। दोनों मिलकर खाना खाते हैं। खाने के बाद रचना तो सो गई, परंतु सुमित की आंखों में नींद नहीं थी। वो सोच रहा था रचना का क्या होगा। इसके खुद माता पिता खबर नहीं लेते और मेरे चाचा चाची कभी मेरे नहीं हुए तो इसको क्या होंगे। सोचते सोचते उसे भी कब नींद आ गई उसे पता भी ना चला। सुबह ऑफिस में सुमित संजय से बोला, संजय, मेरी ये सारी प्रॉपर्टी, ऑफिस, फैक्ट्री, घर सब रचना के नाम पर करना है। चाचा का कोई भरोसा नहीं, उसे कब घर से बाहर कर दें। और मेरे जाने के बाद तुम रचना का पूरा ध्यान रखोगे। उसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ।
वो बहुत समझदार है, लेकिन फिर भी उसमें अभी बचपना है। प्लीज़ उसे तुम संभाल लेना। कहते कहते संजय भावुक हो गया और आंखों में आंसू बहने लगे। सुमित, संभालो अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। हम बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट कराएंगे। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी तो अनाथ हो जाऊंगा। ऐसे मत बोलो, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। कहते कहते संजय की भी आंखें भर आईं। नहीं संजय, मेरे बाद सब तुम्हें संभालना है। रचना के सपने पूरे करने हैं। चाचा चाची को देखना, उनकी नज़र मेरी जायदाद पर है, इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे जाने से पहले सब सेटल कर दूँ। तुम समझ रहे हो ना? संजय, तुमने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा था? मैं कितना भी इलाज करा लूँ पर मेरे पास ज़्यादा दिन नहीं है। पता नहीं भगवान ने मुझे किस बात की इतनी बड़ी सज़ा दी है। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ठीक हो जाओगे। भगवान अच्छे लोगों की ही परीक्षा लेते हैं। संजय ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, क्योंकि वो उसे अपने बड़े भाई के समान मानता था। संजय जब 13 साल का अनाथ था तो सड़क किनारे जूते पॉलिश कर रहा था। तभी एक दिन सुमित के पापा वहाँ से गुजर रहे थे तो संजय ने ज़ोर से आवाज़ लगाते हुए कहा, साहब पॉलिश करा लो, कुछ पैसे मिल जाएंगे। कल से कुछ नहीं खाया है। ये सुन सुमित के पापा को दया आ गई। उन्होंने कहा, तुम भूखे क्यों हो? क्या नाम है तुम्हारा? छोटू, सब छोटू कहते हैं साहब। कोई गाली देता है, कोई कुछ कहता है। मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है। सुमित के पापा ने कहा, चलो मेरे साथ, आज से तुम मेरे घर में रहो। ये सुनते ही संजय खुश हो गया और सुमित के पापा के साथ उसके घर आ गया। सुमित भी बहुत खुश था, उसको भी एक दोस्त और भाई मिल गया और तब से ही संजय सुमित का छोटा भाई बनकर उसके घर में रहने लगा। धीरे धीरे समय निकल रहा था और हालत ख़राब हो रहे थे। एक दिन घर पर सुबह सुबह सुमित की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और उसके मुंह और नाक से खून बहने लगा। ये देखकर रचना बहुत घबरा गई। ये क्या हुआ आपको? मुंह से खून क्यों निकल रहा है? मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ रचना, तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है, बैठो मेरे पास। सुमित ने कहा तो रचना बोली, बातें बाद में करेंगे, पहले आप आराम करें, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, पर जल्दी आना। सुमित ने सोचा, अब टाइम नहीं है, मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, उसे सब कुछ बताना होगा, अब और नहीं छुपा सकता। रचना चाय और कुछ नाश्ता लेकर आ गई और बोली, आप डॉक्टर को दिखा लीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिनों से आप कमज़ोर होते जा रहे हैं। रचना, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें बहुत ज़रूरी बात बताने वाला हूँ। प्लीज़ तुम धैर्य रखना। रचना, मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो गई है जिसका इलाज अब संभव नहीं है। मैं कुछ दिनों का मेहमान हूँ, मुझे ब्लड कैंसर हुआ है। तुम सुन रही हो ना? तो रचना हंसते हुए बोली, क्यों सुबह सुबह मजाक कर रहे हो? ऐसे तो आप कभी नहीं करते। रचना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। मजाक नहीं कर रहे तो डरा रहे हो क्या? अब आपसे मुझे डर नहीं लगता। उसे लगा कि सुमित उसको चिढ़ा रहा है। इस बार सुमित जोर से बोला, रचना मैं झूठ नहीं बोल रहा, जो कह रहा हूँ सीरियस होकर सुनो। हमेशा बचपना सही नहीं है, अब अपनी जिम्मेदारियों को समझो। सुमित ऐसा नहीं कहना चाहता था पर उसे पता था रचना ऐसे नहीं सुनेगी। सुमित के ऐसा बोलते ही रचना डर सी गई, क्योंकि सुमित ने कभी उससे ऐसे बात नहीं की थी। फिर सुमित ने प्यार से उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, सॉरी रचना, मैं ऐसे नहीं बोलना चाहता था, पर तुम सुन ही नहीं रही हो। रचना, मैं मजाक नहीं कर रहा और ना ही तुम्हें डरा रहा हूँ। ये बात बिल्कुल सच है कि मैं बीमार हूँ और मुझे कैंसर हुआ है, वो भी लास्ट स्टेज पर है। डॉक्टर ने कहा है कि अब इसका इलाज संभव नहीं है। ये मेरे पूरे शरीर में फैल गया है। मेरे पास कुछ दिन है, पता नहीं कितने, आज कल परसों। इतना कहते भी सुमित भावुक हो गया और आंखों से आंसू बहने लगे। रचना हैरानी से उसे देखने लगी, उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। सुमित फिर कुछ कहने को हुआ तो इस बार रचना जोर से बोली, चुप रहिए,
आप मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ भी कहे जा रहे हैं, पागल हो गए हैं। अरे मेरा सोचो, मुझ पर क्या बीतेगी सुनकर, मेरा दिल बैठा जा रहा है। प्लीज़ रचना, समझने की कोशिश करो। मुझे भी नहीं पता था, अभी 2 महीने पहले ही पता चला है। पर तुम्हें बताकर दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए नहीं बताया। पर अब मेरी हालत बिगड़ती जा रही है, इसलिए बताना ज़रूरी है। रचना सुध-बुध खो रही, बस बार बार कह रही थी कि कह दीजिए सुमित, जो आप कह रहे हैं वो झूठ है। मुझे सुनने में गलती हुई है, प्लीज़ सुमित। इतने में संजय भी आ गया। उसे देखकर रचना उसके पास गई और बोली, संजय देखो ये सुमित क्या कह रहा है। सुबह सुबह कुछ भी बोल रहे हैं। तुम मेरे भी अच्छे दोस्त हो ना, बोलो ना इन्हें कुछ भी ना बोलें। कहें मैं बचपना नहीं करूँगी, अपनी जिम्मेदारी भी अच्छे से निभाऊंगी और पढ़ाई भी करूँगी। फिर तो कोई शिकायत नहीं है ना आपको, बोलो। सुमित संजय ने सुमित की तरफ देखा तो उसने इशारे से बताया कि मैंने सब बता दिया है रचना को। सुमित का इशारा समझते ही संजय ने रचना को पानी पिलाया, फिर बोला, आप ठीक हो। उसने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। उधर सुमित खिड़की साइड पलट कर खड़ा हो गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। वो रचना की ये हालत देख नहीं पा रहा था। क्या गुजरती है उसके दिल में, जिसे ये पता हो कि उसकी ज़िंदगी की चंद सांसें उसके पास हैं, और फिर अभी तो उसके जीवन की शुरुआत भी थी। संजय ने कहा, देखो रचना, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम समझदार हो। सुमित जो कह रहा है वो सही है। अब ये समय अपने आप को समझाने का है। उसके पास जितना समय है उसमें हम उसे जितना खुश रख सकते हैं रखेंगे। मैं जानता हूँ ये समय हम सबके लिए बहुत कठिन है। वो जो कह रहा है उसे समझो रचना। वो तो ठीक है संजय, पर आप तो बड़े से बड़े डॉक्टर को जानते हैं। सब जगह आप लोगों की पहचान है, देश विदेश। आप उन्हें लेकर चलिए ना प्लीज़, मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। तभी सुमित ने कहा, रचना घबराओ मत, संजय मेरा अच्छा दोस्त है। मेरे बाद वो तुम्हारा ध्यान रखेगा। ये घर, फैक्ट्री, ऑफिस, पूरी प्रॉपर्टी मैंने तुम्हारे नाम कर दी है। तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यहीं रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करना। बोलो, करोगी ना? कहते हुए सुमित की आंखें भर आईं तो रचना भी सुमित के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। संजय ने दोनों को पानी पिलाया और बोला, सुमित मैं तुम्हें ये कहने आया था कि अब तुम ऑफिस नहीं आओगे, घर में रहकर आराम करो। कहकर संजय ऑफिस चला गया। जब अब सुमित घर में ही रहता, ऑफिस का सारा काम संजय संभालता और घर पर रचना जी चांद से सुमित की सेवा करती। परंतु नियति को कौन बदल सकता है। 1 महीना भी नहीं बीता और एक दिन खून की उल्टी के साथ सुमित की सांसों की डोर हमेशा के लिए टूट गई। रचना चीखती चिल्लाती रह गई। आंसुओं की धारा 1 मिनट के लिए भी आंखों से नहीं टूटी। संजय बेचारा अपने आप को जैसे तैसे समझाकर रचना को संभाले हुए था। सुमित के चाचा चाची को खबर दी तो वो बहुत खुश हो गए। चलो, बिना कुछ करे ही हमारी मनसा पूरी हो गई। अब सारी जायदाद हमारी हुई, बस कैसे भी करके उस संजय और रचना को ठिकाने लगाना है। उनके दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। 3 दिन के क्रियाकर्म के बाद रचना के माता पिता भी उसे किस्मत का हवाला देकर अपने गांव लौट गए। शादी के 8 महीने में ही रचना की ज़िंदगी क्या से क्या हो गई, उसे अंदाज़ा भी नहीं था। इधर सुमित के चाचा चाची को पता चला कि सुमित ने अपनी सारी प्रॉपर्टी रचना और संजय के नाम कर दी है, तो वो बौखला गए और रचना के पास जाकर मगरमच्छ के आंसू बहाने लगे। रचना बेटा, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अब सुमित नहीं है तो हम तुम्हारे साथ ही हैं, हमें पराया मत समझो, हम सब साथ में रहेंगे। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। रचना को तो खुद का ही होश नहीं था, वो क्या कहती। उनकी मीठी मीठी बातों में आ गई, लेकिन संजय ने रचना को समझाया, रचना इनकी बातों में मत आना, पता नहीं कौन सा षड्यंत्र रच रहे हैं। मैं 2 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम थोड़ा संभल कर रहना। तो रचना ने हाँ हूँ में जवाब दे दिया। वो सुमित के जाने के बाद चुप रहने लगी थी, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती, और इसी बात का फ़ायदा उठाकर मौका देखकर सुमित के चाचा चाची ने उससे पेपर पर साइन करा लिए।
अब उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। सारी जायदाद उनकी हो गई। साइन कराते ही दोपहर से शाम हो गई, पर किसी ने रचना को खाने के लिए नहीं पूछा। रात में भी ऐसे ही सो गई। अगले दिन चाची ने घर के सभी नौकरों की काम से छुट्टी कर दी थी। सुबह जब रचना बाहर नहीं आई तो चाची ने जोर से आवाज़ लगाते हुए कहा, अरे ओ महारानी, अब क्या घर में ही रहने का इरादा है? आवाज़ सुनकर रचना हड़बड़ा गई और डरते हुए चुपचाप बाहर आ गई। तो चाची ने कहा, अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। ये सुन रचना हैरानी से चाची को देखने लगी। शायद उसने कुछ गलत सुन लिया हो। ये आंखें फाड़कर क्या देख रही है? सुना नहीं? अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से, चाची ने तेज आवाज़ में कहा। तो रचना सहम सी गई। उसने कहा, मैं कहाँ जाऊँगी चाची, प्लीज़ ऐसा मत करिए। इतने बड़े शहर में मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा यहाँ कोई नहीं है, प्लीज़ चाची। रचना गिड़गिड़ाती रही। अरे जा कहीं भी मर, कहते हुए चाची ने उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। वो दरवाज़ा पीटती रही, परंतु उन्होंने उसकी एक ना सुनी तो घबराई हुई थके कदमों से वहाँ से चल दी। 2 दिन से कुछ ना खाने पीने से धूप में उसका सिर चकराने लगा। सामने से माली काका आ रहे थे। उसने रचना को देखकर कहा, रचना बिटिया, यहाँ क्या कर रही हो? रचना ने डबडबाई आंखों से उन्हें देखा और वहीं बेहोश हो गई। तो माली काका घबरा गए। रचना बेटा, आंखें खोलो। हे भगवान, ये क्या हो गया? लगता है इसके चाचा चाची ने मौका देखकर इसको भगा दिया, इसलिए आज सब नौकरी की छुट्टी कर दी ताकि किसी को पता न चले कि क्या हुआ है। फूलों सी नाजुक बच्ची पर दया न आई उन्हें। भगवान उनको कभी माफ़ नहीं करेगा। अब इसे कहाँ ले जाऊं? सोचते हुए माली काका ने रत्ना को वहीं पास में पेड़ के नीचे लिटाया और भागकर पास की दुकान से पानी लाकर उसका मुंह धुलवाया। तो रत्ना ने आंखें खोली। काका ने कहा, लो बेटा पानी पियो, और फिर पूछा, इस हालत में यहाँ कैसे? बिटिया इतना सुनते ही रचना फूट फूट कर रोने लगी और काका से सारी बातें बताई। तो काका ने कहा, इसका मतलब मेरा अंदेशा सही था बेटा। पर काका अब मैं कहाँ जाऊँ? रचना ने रोते हुए कहा। तो माली काका बोले, बेटा मैं भी यहाँ अकेला रहता हूँ, पर जहाँ रहता हूँ वो जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। वहाँ शराबी लोग बहुत रहते हैं। मैं तुम्हें वहाँ एक दिन भी नहीं रख सकता। अब क्या करें काका? संजय का नंबर भी नहीं है मेरे पास। आप ऐसा करो काका, मुझे मेरे गांव की बस में बैठा दो। ठीक है बेटा, चलो मैं बस में बैठा देता हूँ, ये सही रहेगा। अपने माता पिता के पास चली जाओ। कहते हुए माली काका रचना को बस स्टैंड लेकर चले गए और उसके गांव वाली बस में बिठाकर बाजू वाली महिला से कह दिया कि बिटिया का ख्याल रखना। रचना को बस में बिठाकर माली काका वापस चले गए। इधर जब रचना गांव पहुंची तो इतने दिनों बाद गांव में आकर आंखें भर आईं। धीरे धीरे अपने घर की ओर चलने लगी तो कुछ लोगों ने रचना को देखकर मुंह फेर लिया तो कुछ बड़बड़ाने लगे, ये अपशगुनी यहाँ क्यों आई है? बताओ, साल भर भी ब्याह कर नहीं हुआ था और अपने पति को खा गई, मनहूस कहेंगी। कुछ बातें रचना के कानों में पड़ रही थी, फिर भी वो नीची गर्दन किए चुपचाप चले जा रही थी। गांव के लोगों ने कहा, चलो देखते हैं ये यहाँ क्यों आई है। कहते हुए वो सब लोग रचना के पीछे पीछे आ गए। रचना जैसे ही अपने घर पहुंची तो रचना की माँ शारदा जी ने देखा कि रचना आई है। उसके पीछे देखा तो गांव वाले खड़े थे। माँ ने कहा, बेटी बैठो, अकेली आई है या कोई और भी है? तो रचना अपनी माँ से गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, माँ अब मैं यहीं रहूँगी, चाची ने मुझे घर से निकाल दिया है। हाँ तो निकालेंगे ही माँ, मैं क्या करूँ? इस अपशगुनी को कौन अपने घर में रखेगा? निकालो इसको गांव से। कहाँ है इसके बाबू? बुलाओ। रचना के पिताजी खेत पर थे। उन्हें पता चला रचना आई है तो दौड़ते हुए घर आए, क्योंकि उन्हें अंदेशा था कि गांव वाले क्या कहेंगे। घर आए तो देखा घर के बाहर से भीड़ लगी है। लोगों ने कहा, राम सिंह जी, हम इसको यहाँ नहीं रहने देंगे, निकालो अभी यहाँ से। राम सिंह जी उनकी बातों को अनसुनी कर रचना के पास आए और पूछा, बेटा यहाँ कैसे आई है?
तो शारदा जी ने सब बता दिया कि इसका सब कुछ छीन कर ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। तो राम सिंह जी ने गांव वालों से कहा, ये कहाँ जाएगी बेचारी, अभी इसकी उम्र ही क्या है, कुछ तो तरस खाओ, फूल सी बच्ची के साथ अनर्थ हो गया है। तो गांव वालों ने कहा, राम सिंह भाई अपने गांव के कायदे कानून भूल गए क्या? शुरू से ही तो होता है कि साल भर के अंदर उसके पति की मृत्यु हो जाए तो उसे सादे कपड़ों में सिर मुंडवा कर किसी भी तीर्थ स्थल के आश्रम भेज दिया जाता है। आज अपनी बेटी की बात आई तो भूल गए, नहीं तो सबसे आगे तुम ही रहते थे। राम सिंह जी चुप हो गए। सही तो कह रहे हैं ये लोग, आज से पहले सबसे आगे मैं ही तो होता रहता था। फिर भी राम सिंह जी ने एक बार फिर कोशिश करते हुए कहा, इतनी सी उम्र में हम कहाँ भेजें, आप लोग सोचो तो। गांव वालों ने कहा, ये सब हमें नहीं पता, अब फैसला सरपंच ही करेगा। गांव के मुखिया सरपंच जी को बुलाया तो उसने कहा, देखो राम सिंह, हमारे गांव का नियम तो शुरू से ही यही रहा है कि कोई साल भर के अंदर विधवा हो जाए तो उसे गांव में नहीं रहने दिया जाता। अपने गांव में कम उम्र में ही ब्याह कर दिया जाता है, तो किसी एक की वजह से नियम तो नहीं बदलेगा ना। राम सिंह जी कुछ नहीं कह पाए क्योंकि गांव में मुखिया का फैसला आखिरी फैसला होता था। सारे गांव वाले एक साथ चिल्लाने लगे, हाँ हाँ निकालो इसे यहाँ से, हम नहीं रहने देंगे। रचना बेजान गुड़िया सी बनी हुई सबकी बातें सुन रही थी। 2 पल का भी सुकून नहीं मिला उसे। अपने घर आकर उसका सर घूमने लगा, चक्कर खाकर गिरने ही वाली थी कि किसी के मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया। वो कोई और नहीं बल्कि संजय ही था। गांव वालों को इस तरह से व्यवहार देखकर संजय को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? उसको सहानुभूति और प्यार देने की जगह उसका तिरस्कार कर रहे हैं। तो गांव वालों ने कहा, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले, और कहाँ से आए हो? संजय ने कहा, मैं सुमित का भाई दोस्त हूँ। सुमित ने अपने जाने के बाद रचना की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। मैं काम से बाहर गया था, वापस लौटा तो पता चला कि रचना को घर से निकाल दिया गया है। अपने गांव गई है इसलिए मिलने चला आया, लेकिन यहाँ आकर आप सभी का दुर्व्यवहार देखकर बहुत दुख हुआ। गांव के लोगों ने कहा, यह अपशगुनी है, 1 साल के अंदर ही इसका पति चल बसा। ये मनहूस है, हम इसे इस गांव में नहीं रहने देंगे। इसका चेहरा देखना भी हमें पाप है। ये क्या बकवास है? सुमित को बीमारी थी जिसके कारण वो चला गया, इसमें इसकी क्या गलती है? हम लोग तो रोज़ इसका चेहरा देखते हैं, हम लोगों के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। आज के ज़माने में ऐसी सोच कौन रखता है? सुमित बोल ही रहा था कि तभी राम सिंह जी ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, जाने दो बेटा इसे, जहाँ इसका भाग ले जाए। अगर रचना यहाँ रही तो हम भी यहाँ नहीं रह पाएंगे। अब इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे? इन लोगों के ताने सुन सुनकर तो हम वैसे भी बिना मौत मर जाएंगे। शर्म नहीं आती आपको अपनी बेटी से ऐसा कहते हुए? जब माँ बाप ही साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? संजय ने गुस्से से कहा। तो राम सिंह जी बोले, बेटा हम जिस समाज बिरादरी में रहते हैं वहाँ के कायदे कानून तो मानने ही पड़ेंगे। अब इससे शादी कौन करेगा? तीर्थ स्थल पर धर्म ध्यान करेगी तो इसके लिए अच्छा है। तो संजय ने कहा, क्यों नहीं करेगा कोई इससे शादी? अभी उम्र ही क्या है, विधवा होना कोई गुनाह तो नहीं है। सबकी ज़िंदगी और मौत लिखी होती है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी जिस उम्र में ये है उस उम्र में लड़कियां पढ़ती हैं, अपने सपने बुनती हैं, अपना बचपना जीती हैं। आप लोगों ने तो उसका सब कुछ छीन लिया। यहाँ तो बिना मौत के मौत से बदतर सज़ा सुनाई जा रही है। तो गांव वालों ने कहा, ओ शहरी बाबू, आप हमें प्रवचन ना दो, अपनी वकालत अपने पास रखो, हमें अपना काम करने दो। तो संजय ने कहा, कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं आप? जीते जागते इंसान को बिना गुनाह की सज़ा दे रहे हैं, बहुत अच्छा न्याय है। क्या विधवा हो जाने से इंसान इंसान नहीं रह जाता? क्या उसकी आत्म भावनाएं इच्छाएं मर जाती हैं? अरे भाई, उन्हें भी समाज में जीने का अधिकार है, दोबारा अपनी ज़िंदगी में रंग भरने का अधिकार है। आज इस स्थिति में लाने वाले भी आप ही लोग हैं। उन्हें पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा कीजिए ताकि विपरीत परिस्थितियों में किसी का सहारा न लेना पड़े। अब गांव और शहर में कोई अंतर नहीं है, फ़र्क है तो सिर्फ सोच का। ससुराल वाले ऐसा दुर्व्यवहार करें तो मान भी लें, पर आप लोग तो मायके वाले हैं,
आप लोगों की बेटी है, उसका घर है। अब आप लोग ही बताइए, जब से रचना यहाँ आई है, इनका मुंह देखने से किसका अमंगल हुआ और कौन सा अपशगुन हो गया। इसलिए अपनी सोच बदलिए, इंसानियत दिखाइए। किसी को दया नहीं आई कि 20 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, क्या करेगी। तभी रचना के भाई ने कहा, आप कौन हैं जो इस तरह से इतना ज्ञान दे रहे हैं? अरे आपसे कहेंगे तो आप करेंगे इससे शादी, अपनाएंगे इसे? बड़े आए हमदर्द बांटने वाले। बातें देना सरल है लेकिन निभाना बहुत मुश्किल है। तो संजय ने कहा, मैं रचना को यहाँ से ले जाने ही आया हूँ। सुमित ने मुझसे कहा था इन्हें पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना, ताकि अपने पैरों पर खड़ी हो सके, और इनका साथ देना हमेशा। रचना चाहेगी तो मैं उससे शादी करने को भी तैयार हूँ। विधवा विवाह कोई पाप या जुर्म नहीं है। किसी की ज़िंदगी में उसकी मर्जी से उसे खुशियाँ देना, उनमें रंग भरना, उनका साथ देना गलत तो नहीं है। सरकार ने खुद विधवा विवाह पुनर्विवाह की मान्यता दी थी, और अब तो सरकार भी ऐसे लोगों को कल्याणी नाम से संबोधित करती है। और तो और विधवाओं के लिए कई प्रकार के कल्याणी योजना चलाई जा रही हैं। जब सरकार ही इतना सोचती है तो हम और आप कौन होते हैं किसी की ज़िंदगी का फैसला लेने वाले। उसका दुख नहीं बांट सकते, सहानुभूति नहीं दे सकते, मर्मिक भाव नहीं रख सकते, तो कम से कम अत्याचार तो मत करो, दुर्व्यवहार तो मत करो। आप कैसे माँ बाप भाई हैं जिन्हें लोगों के कहने पर अपनी बेटी अपनी बहन का दुख दिखाई नहीं देता। उन्हें बेटी से बढ़कर समाज, बिरादरी और उनके नियम कानून ज़्यादा ज़रूरी हैं। पर कहते हैं ना, लोगों की सोच को बदलना इतना आसान नहीं होता। उन्हें अपने वर्षों पुराने बनाए नियम ज़्यादा ज़रूरी हैं, खास तौर पर गांव में। कहकर सुमित ने रचना से कहा, चलो रचना, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? रचना तो अपनी सुध बुध खोए बस एक टक सबकी बातें सुन रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। एक हादसे ने उसका जीवन ही पलट दिया। मान मर्यादाओं के आगे खून के रिश्ते भी बदल गए। कोई किसी को अपनों से बढ़कर आज एक पराया मेरे लिए खड़ा है। वो सोच ही रही थी कि तभी संजय ने फिर से कहा, क्या सोच रही हो रचना? क्या सुमित का सपना पूरा करने मेरे साथ नहीं चलोगी? हाँ संजय, चलो, चलूँगी। यहाँ है ही कौन मेरा? मेरे अपनों ने तो मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। कहते हुए रचना ने एक नज़र गांव वालों और अपने घर परिवार वालों को देखा और संजय के साथ गाड़ी में बैठ गई और कभी वापस न आने के लिए वहां से चली गई। गांव वाले और परिवार के लोग चुपचाप उसे जाते हुए देखते रहे। शारदा जी, राम सिंह जी की आंखों से आंसू बह निकले। वो भी अपने नियम कानून में जकड़े होने के कारण कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि आज से पहले इस तरह के फैसले राम सिंह जी आगे बढ़कर करते थे। वो मन ही मन सोचने लगे कि शायद मुझे किसी की आह लगी होगी, तभी आज ये स्थिति मेरे साथ हुई है। मेरे कर्मों की सज़ा मेरी बेटी को मिली है। गाड़ी में रचना ने कहा, संजय मैं कहाँ जाऊँगी? तो संजय बोला, मेरे घर चलोगी और कहाँ जाओगी? संजय मैं तुम्हारे घर रहूँगी। तुम्हें कुछ हो गया तो तुम भी ऐसा सोचती हो तुम्हारी वजह से सब हुआ है? इतना लंबा चौड़ा भाषण मैं तुम्हारे गांव वालों को देकर आया हूँ, फिर भी तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं घुसा जो ऐसा सोचती हो? संजय प्यार से समझाते हुए बोला, देखो रचना, सुमित की बीमारी का पता हमें लास्ट स्टेज पर चला। इसका मतलब ये बीमारी पहले ही अपनी जड़ें बना चुकी थी, और तुम्हारी शादी को अभी 7-8 महीने ही हुए हैं। कैंसर एकदम से लास्ट स्टेज पर नहीं होता। सुमित अपने प्रति लापरवाह था, इसलिए उसने समय पर ध्यान नहीं दिया। अरे कभी कभी तो खाने पीने के लिए भी मुझे याद दिलाना पड़ता था, नहीं तो अपने काम में ही डूबे रहता। तभी तो इतनी कम उम्र में बिजनेस में इतनी सफलता पा ली थी। देश विदेश में उसका नाम चलता है। इसलिए आप अपने आप को दोष मत दो, और जो हो गया उसे वापस भी नहीं ला सकते। अब सुमित की खुशी के लिए हमें खुश रहना है, उसका सपना पूरा करना है, पढ़कर तुम्हें उसका बिजनेस संभालना है। घर पहुंचकर संजय ने कहा, रचना अब तुम यहाँ पर अपने हिसाब से रह सकती हो। जो भी चाहिए माली काका को बता देना, क्योंकि अब माली काका हमारे साथ ही रहेंगे। उन्होंने चाचा के घर काम करना छोड़ दिया है। तो रत्ना ने हाँ में सिर हिला दिया। धीरे धीरे समय बीता तो रत्ना ने भी अपना पूरा समय पढ़ाई में लगाना शुरू कर दिया। संजय ने उसे भी बिजनेस सिखा दिया। अब दोनों मिलकर सुमित के बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले गए। अब उनका उद्देश्य चाचा चाची से अपना सब कुछ पाना था, जो उन्होंने धोखे से लिया था। उन्होंने चाचा चाची के खिलाफ कोर्ट में धोखाधड़ी का केस लगाया। जिस वकील को चाचा ने खरीदा था अपने नाम जायदाद करने के लिए,
उसी वकील ने सब कुछ उन्हीं के खिलाफ गवाही दे दी, जिससे चाचा चाची को सजा हुई और उन्हें फैक्ट्री, ऑफिस, घर सब कुछ वापस मिल गया जो सुमित ने रचना और संजय के नाम पर किया हुआ था। रचना और संजय ने अपनी मेहनत और लगन से सुमित के बिजनेस को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया। आज रचना भी बहुत खुश थी क्योंकि उसने अपना और सुमित का सपना पूरा कर दिखाया। अब दोनों ने मिलकर गांव के बाहर एक विधवा आश्रम खोल दिया ताकि जिनका कोई नहीं हो उनके यहाँ शरण दी जाए और हर प्रकार की सुख सुविधा दी जाए। अपनी सफलता पाने के बाद रचना ने संजय के साथ शादी कर ली क्योंकि विधवा का दूसरा विवाह होना कोई अपराध नहीं है। उन्हें भी अपनी मर्जी से जीने का पूरा हक है क्योंकि ज़िंदगी इंसान को एक ही बार मिलती है, इसलिए अपने तरीके से जीने का उसे पूरा अधिकार है। तो दोस्तों, रचना ने रूठी शादी करके सही किया या गलत, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।